दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और लेकर के आ गया हूं संडे की लाइव वीडियो का जो है सेकंड पार्ट। मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स रह गए थे उस दिन जो कि लाइव सेशन खत्म होने के बाद में हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी मैं जवाब अभी आपको देना चाहूँगा। दोस्तों दरअसल लाइव सेशन रखा था हमने संडे को, जिस दिन हम लोगों ने लैंड से जुड़े कुछ जानकारियों के विषय में बात की थी। और सबसे पहले हमने जो है भू-भारती पोर्टल और जो पहले था हमारा अ, व धरनी पोर्टल, वो सब के बारे में बात किया। फिर उसके बाद में जो है हमने बंगाली विलेजेस के बारे में बात किया, फिर सरसिल्क की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया और उसके बाद में ये लाइव खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में कई लोगों ने जो है कमेंट्स के ज़रिए अपने क्वेश्चन्स रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने जो है इस वीडियो को देखा, देखने के बाद में जो है शेयर वग़ैरह किया। करीब-करीब 450 लोगों तक तो जो है वो वीडियो पहुँची है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया होगा लेकिन मिल कर के एप्रिशिएट किया है हम लोगों को। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो है हीरा लाल साहब हैं, हमारे सर हैं और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक यादव ब्रदर्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उनको भी बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार ठाकुर साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने जो है कमेंट में हमें हौसला अफ़ज़ाई करते हुए एप्रिशिएट किया है। आप सभी को जो है हम लोगों का बहुत-बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद में आते हैं दोस्तों सबसे पहले कमेंट में, जो कि है सुरेश भंजन जी का। सुरेश भंजन जी ने हमसे हमारा सेल फ़ोन नंबर माँगा है। तो आप जो भी हमारा नंबर चाहते हैं, हमारी टीम का नंबर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। आप लिख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो को मैं एडिट नहीं करने वाला, तो इसमें कुछ लिखावट वगैरह कुछ नहीं रहेगी। ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। अगर मिस हो जाए तो फिर पीछे जाना, फिर से सुन के नोट कर लेना, ठीक है? 7386476917। फिर से बोल रहा हूँ 7386476917। ये हमारा फ़ोन नंबर है। आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट आप फ़ोन भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सऐप में आप मैसेज भी डाल सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हो गया सुरेश भंजन जी का। इसके बाद हमारे एक प्रिय दर्शक हैं अभय गाडे साहब। वो हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, रेगुलर हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं, बहुत हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और उन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि इस गाँव में लिए सो ज़मीन का अब क्या करना? अब दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस गाँव के बारे में बताया था कि इस गाँव और बंगाली कैंप के एरिया में जो है लैंड लॉक ज़मीनें हैं, असाइन्ड लैंड है और कुछ नोटिफाइड एरिया है। तो वहाँ मामूली दूसरा आदमी ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब एज़ ए फैमिली मेंबर या फ्रेंड बता करके या कुछ भी एक ऐसे रिलेशन बता करके क्या करते हैं, किसी को जो है ज़मीन दे देते हैं, गिफ्ट डीड के तहत दे देते हैं और बाद में जो है उनसे पैसे लेकर के उनको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ओनरशिप मतलब नॉन एथनिक लोगों की नहीं हो सकती। मतलब अभी जैसे अभय साहब ने शायद वहाँ ज़मीन ली है। अब वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन उनका ही हो गया। कभी भी आगे चल कर के फ्यूचर में कोई भी बंगाली कैंप वाला जो है, उस ज़मीन पे अपना हक ज़ाहिर कर सकता है। जो मतलब पट्टेदार की जगह पे जिसको भूमि असाइन हुई है, उसके फैमिली का कोई भी वंशज आकर के कभी भी उस ज़मीन पे अपना हक जता सकता है। तो ऐसे में अगर आपने ज़मीन ले ली है तो सबसे बढ़िया रहेगा वहीं के किसी व्यक्ति को बेच दीजिए। जब तक आपका काम है कर लीजिए, उसके बाद में बेच दीजिए। तो ये एक बहुत ही सिक्योर तरीका होता है। मतलब जैसे आपको मिला वैसे ही आप किसी और को दे दीजिए, जो कि अच्छा होगा, जो कि इस गाँव या बंगाली कैंप का ही व्यक्ति हो। तो ये रिवर्स ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जब तक आपको ज़मीन की ज़रूरत है, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए कल्टीवेशन वगैरह के लिए, बाद में रिवर्स कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में संतोष कुमार ठाकुर साहब ने कहा है कि चारी गाँव के ज़मीन के बारे में बोलिए। उसके लिए हम लोगों की टीम एक अलग से रिपोर्ट बना रही है, तो जो लोग आप चाहते हैं कि हम चारी गाँव, डबल बेडरूम ये सब के विषय में आपको बताएँ, जल्द ही दोस्तों हमारी टीम वहाँ पे एक छोटा-मोटा इंक्वायरी कर रही है। सब कुछ करने के बाद में आप लोगों को हम एक अलग से वीडियो देंगे। इससे पहले हमने एक बार वीडियो दिया था जहाँ डबल बेडरूम के विषय में एक न्यूज़ छापे थे हम लोगों ने। और हमने कहा था कि अगर आपको डबल बेडरूम के बारे में और जानकारी चाहिए तो 30 कमेंट भेजिए हम लोगों को। 30 कमेंट कंप्लीट होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि यस, जा करके एक अलग से उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं।
तो हमें 30 कमेंट भी मिल गए हैं, करीब करीब 1.5 से 2,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है दोस्तों कागजनगर में। और सभी के दिल में ये है कि डबल बेडरूम का क्या चल रहा है, वो चारी गांव के एरिया में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें सबके दिल में जानने की है। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के देंगे, उसका आप जो है वेट जरूर जरूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और कमेंट जो है विजय बाला साहब की है, जो कि शायद बंगाली विलेजेस से ही हैं। उनका यहाँ पे आरोप है कि बांग्लादेश से आके नजरुल नगर में जमीन खरीद के रह रहे इनके लिए क्या करना है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी सुने हैं कि बांग्लादेश से कोई आए हैं, आकर के ट्रेसपासिंग करके भारत आए हैं, आकर के अब चूंकि यहाँ पे बंगालीज हैं ही, इसीलिए वो लोग इसके साथ घुल मिल जाने के कार्यक्रम में हैं और यहाँ पे बंगाली कैंप में जमीन जायदाद भी खरीद रहे हैं। इसके विषय में हमने आपको ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में बताया था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोकल की लड़कियों से शादी कर लेंगे, फिर उनके नाम पे जमीन वगैरह ट्रांसफर करा के ले लेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी आपको बता दूं, बांग्लादेश से जो ट्रेस पासिंग करके आते हैं उसमें मेनली 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं मुस्लिम्स और एक होते हैं नॉन मुस्लिम्स। क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि सीएए कानून जो आया है ना, उसके तहत कुछ ना कुछ रेगुलराइजेशन किया जा रहा है। अगर बांग्लादेश से कोई मुस्लिम आ रहा है ट्रेस पासिंग करके तो उसे वापस भेज देंगे और उनकी इंक्वायरी होगी। ऑलरेडी मैंने हमारे शायद फेसबुक पे बताया था कि कार्रवाइयां चल रही है, जो भी लोग ऐसे आ गए हैं इलीगली उन लोगों को वापस उनके देश में भेज दिया जा रहा है। इसके अलावा जो नया कानून बना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत जो है नॉन मुस्लिम्स जितने भी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, जो बांग्लादेश से यहाँ आए हैं उन लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही उन लोगों को तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ऐसे ही उन लोगों को तो घर जायदाद नहीं मिलेगा। भारत सरकार उन लोगों का पूरा जो है रिकॉर्ड चेक करेगी, उन लोगों का जो है अच्छे से इंक्वायरी होगा और उसके बाद में जो है उनको रेगुलराइज करने का कोई अलग से प्लान बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा बड़ा कोई यहाँ पे घटना घटी है, मतलब कम से कम 50-100 फैमिलीज आ गई, ऐसा तो नहीं है। इक्के दुक्के ऐसे कुछ केसेस होंगे, 20 या 25 केसेस तो शायद मेरे नज़र में है, उससे ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि बाहर से आया है। खैर, ज़रूरत पड़ी तो इसके बारे में भी इंक्वायरी होगी, लेकिन इंक्वायरी करवाने के लिए आपको सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में चर्चा करना पड़ेगा कि भैया हमारे गाँवों में जो है ये हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारे बीच में घुल मिल जाने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाली कैंप में वो लोग जमीनें खरीद रहे हैं। तो ये सब है दोस्तों। अभी इसको लेकर के इतना बड़ा मुद्दा मुझे ये अभी तो नहीं लग रहा, क्योंकि मुद्दा कब बड़ा होगा जब उसके ऊपर हम कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर एक्शन नहीं ले सकते तो फिर वो मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके लिए पहले अपने को एक्शन प्लान सोचना पड़ेगा। तो अभी अपने जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, यहाँ से हैदराबाद के लिए नया ट्रेन चालू करना है। इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, चालू नहीं होगा, लेकिन यहाँ से कोलकाता के लिए नया ट्रेन चालू करना है, ये एक मुद्दा हो सकता है। क्योंकि जब हम रेलवे के पास जाएंगे, बोलेंगे हैदराबाद के लिए ट्रेन दो, क्या लेते, ऑलरेडी कागजनगर एक्सप्रेस है, भाग्यनगर एक्सप्रेस है, इंटरसिटी है, और क्या होना आप लोगों को, होना तो वंदे भारत का स्टॉप ले लो, ऐसा बोलेंगे। लेकिन कोलकाता के लिए जब हम लोग डिमांड करेंगे तब वहां पे क्या होगा, उनको लगेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन मांग है, इसको लेकर के एक अच्छा एक्शन प्लान अगर तैयार करें तो मुद्दा बड़ा तैयार हो सकता है। तो बड़े मुद्दे और नॉर्मल मुद्दे में क्या फर्क है ये बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया। खैर, आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट संडे के दिन ना अपन रेलवे के विषय में चर्चा करेंगे। मैं रेलवे के बारे में जो है उस वीडियो में चर्चा करूंगा लाइव सेशन में, आप आकर उसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आपकी कमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे। अभी भी चाहे तो आप रेलवे से जुड़ी कोई अगर कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद राजेश वैद्या साहब, उन्होंने भी कमेंट किया है, नाइस इन्फो लिखा है। और आखिर में सबसे बड़ा नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, श्री परिमल कुमार भौमिक जी का। उन्होंने भी कमेंट किया है। वो पहले नायब तहसीलदार थे कागजनगर मंडल के, बाद में जो है वो प्रमोट होते होते फाइनली निर्मल में तहसीलदार बने थे और वहां से निर्मल जिले से वो रिटायर होकर के कागजनगर वापस आ गए हैं। उन्होंने एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है। डियर, नजरुल नगर विलेज इज एन असाइनमेंट लैंड एंड ईसगांव विलेज इज नोटिफाइड विलेज। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों विलेजेस के बारे में मैं अलग अलग बात करना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे नजरुल नगर विलेज का मतलब टोटल पुराना नजरुल नगर, मतलब चारों बंगाली कैंप मिलाकर, मतलब चारों बंगाली पंचायतें मिलाकर के जो हो रहा है पुराना नजरुल नगर विलेज, उसकी बात करते हैं। ये क्या है, असाइंड लैंड है। असाइंड लैंड मतलब वो जमीन, वो जगह जो गवर्नमेंट की थी,
लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसी को दिया है ताकि आप रहो, काम करो, यहीं पे बस जाओ, आप लोगों के लिए। मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आड़ा विलेज था। आड़ा विलेज में क्या किए, वहां पे बोले कि भैया यहाँ हमको डैम डालना है, गांव खाली करो, हम आपको अलग लैंड देंगे। तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, आड़ा विलेज प्रोजेक्ट तैयार करना नए से, ये सब करके जो नया जमीन दिया है गवर्नमेंट ने आड़ा को, वो एक असाइंड लैंड है। वैसे ही कागजनगर टाउन में भी थोड़े असाइंड लैंड है, व्यापारियों के लिए दिए हैं, अलग है। उसके अलावा कम्युनिटी बेसिस पे बीसी कास्ट के लिए अलग, एससी कास्ट के लिए अलग, एसटी कास्ट के लिए अलग। उसी तरीके से बंगाली ताकि यहाँ आराम से रह पाए, इसीलिए उनको असाइंड लैंड, ये पहाड़ जो है, एक लाल मिट्टी का पहाड़ था पहले, वो पूरा देके जो है बंगाली विलेजेस की रचना की गई है। अब असाइंड लैंड में भी दोस्तों वो लैंड लॉक सिस्टम होता है, आप वहां पे जमीन खरीद बेच नहीं सकते, क्योंकि जिस कम्युनिटी को वो जमीन दी गई है काम करने के लिए, उनकी रक्षा करना है, ताकि बाहर से आके कोई वहां पे डोमिनेट ना करे। उनकी रक्षा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो लैंड गवर्नमेंट ने असाइनमेंट में दे दिया है उनको। दूसरा उन्होंने कहा है भौमिक साहब ने, ईसगांव विलेज इसे नोटिफाइड विलेज। नोटिफाइड विलेज किसे कहते हैं, नोटिफिकेशन होता है गांवों का और शहरों का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, 2003 में हमारा करीमनगर जो था वो एक म्युनिसिपल काउंसिल था, कागजनगर के जैसा ही। बाद में वो डेवलप होते चले गया और एक दिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया। आसिफाबाद था हमारा, वो एक ग्राम पंचायत था, धीरे धीरे डेवलप हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना, तो उसको क्या किए, म्युनिसिपल काउंसिल में जो है उसको ये किए हैं, पब्लिश मतलब अपग्रेड किए हैं। वैसे ही कल के दिन अपना कागजनगर जब डेवलप होगा तो उसको क्या करेंगे, म्युनिसिपल काउंसिल से बढ़ा के कारपोरेशन कर देंगे, थोड़ी ज्यादा जगह घेर लेंगे, चिंतागुड़ा ये और कोसनी उस तरफ से, बुर्दागुड़ा, शिवापुरम, भटपल्ली सब मिला के बड़ा शहर बना देंगे। तो शहर बनाने का जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, नोटिफाइड करते हैं कि भाई ये गांव बड़ा होने लायक है नहीं है, क्या अपन इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ज्यादा जगह घेर के थोड़ा बड़ा गांव बना देंगे क्या, एमपीटीसी का नया सीट यहाँ पे खोल देंगे क्या, मंडल परिषद का एक नया वहां पे सीट खोल के दे देंगे क्या। तो नेशनल जो है एक लिस्ट बनती है, इसकी नोटिफाइड एक्शन प्लान का एक लिस्ट बनता है, ठीक है। तो नोटिफाइड विलेज है अपना ईसगांव। ईसगांव मतलब वो एरिया जो बंगाली विलेजेस के बाहर है, जहां अपना ईसगांव मंदिर है, वहां पे ताल बागान है, वो तेलुगु बस्ती है, और तो तुंगामड़गु गांव है, वो वाला इलाका जो है वो एक नोटिफाइड एरिया है, छोटा ग्राम पंचायत है। उसको जो है बड़ा करने की क्षमता है, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसके पास इतना पोटेंशियल है, लेकिन अभी नोटिफाइड करके रखेंगे कि ध्यान में रखो, अगर ये बड़ा हुआ तो बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। मतलब रेडी टू अपग्रेड है वो, अभी अपग्रेड नहीं करेंगे बट रेडी टू अपग्रेड है। एक लेबल चिपका दिए, नोटिफाइड करके रख दिए कि यस दिस विलेज इज एप्लीकेबल टू बिकम अ बिग विलेज, ठीक है ना। वहां पे हो सकता है कि एमपीटीसी का सीट आ जाए या फिर ऐसा, मतलब नोटिफाइड करके रखना होता है। तो नोटिफिकेशन के पीरियड में भी दोस्तों, जब कोई विलेज नोटिफाइड हो गया, उसमें भी थोड़ा सा जमीन को लेके, ट्रांजैक्शन को लेके जो है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। क्योंकि क्या होता है, अफवाह फैल जाती है, अपना गांव म्युनिसिपालिटी बनने वाला है, रेटा बढ़ गए जमीन के, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो है ना, नोटिफाइड एरियाज में भी सॉरी, जमीन की जो ट्रांजैक्शन है उसको बाउंड कर दिया जाता है। तो ये सारी थी दोस्तों स्टोरी, और इतने सारे कमेंट्स आए, सभी को बहुत बहुत तहे दिलो धन्यवाद। और आशा है आप लोग ऐसे ही कागजनगर के विषय में या अपना देश प्रदेश विदेश किसी भी विषय में जो है हमारे साथ संडे संडे लाइव में जुड़िएगा। अगले संडे को जरूर जरूर जुड़िएगा। रेलवे के विषय में हम लोग बात करेंगे, कागजनगर के रेलवे के विषय में बात करेंगे, आस पड़ोस के एरिया में रेलवे में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या अपग्रेडेशन हो रहा है, कहां अपना कागजनगर मार खा रहा है, ये सारी चीजें हम उस एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर अभी से आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है उससे रिलेटेड, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे कागजनगर के लोकल समाचारों में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।